गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स और कल हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाने थे कि जब कोई किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में जो किरण आती है इस किरण को आपतित किरण, टकरा के लौटने के बाद की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं और जिस सतह से टकराती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। आपतन बिंदु से डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं और अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। चलिए और हम लोग आज कुछ क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करके और आगे सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत बताइए, एक किरण आपतित हो रहा है तो सीधे आएगा तो सीधा चला जाएगा। लंबवत आपतित हो रहा है तो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से लौट जाएगा। तो यही अभिलंब है, यही आपतित किरण है, यही परावर्तित किरण है। तो एंगल बनेगा, देखिए ये अगर कुछ गैप होता तो कुछ एंगल बनता, इस गैप को थोड़ा और हम कम कर देंगे तो एंगल का मान घट जाएगा, और कम कर देंगे तो घट जाएगा। जब इसी पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आएगा तो बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण के द्वारा आपतन कोण का मान आई का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई किरण सतह से 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ए में दिया है 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 0 डिग्री और डी 50 डिग्री। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण सतह का मतलब होता है यहां, सतह से 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हो रहा है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। हमको इसका मान दिया है तो हम जानते हैं कि सतह पर ये लंबवत है और लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा और जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा, तो 50 डिग्री। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के गति के अनुसार घटता क्रम है, यानी किसमें प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है उसके बाद किसमें होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हवा, निर्वात, पानी। हवा, पानी, निर्वात, निर्वात, हवा, पानी, कांच, हीरा, पानी, हवा, निर्वात, कांच, हीरा। तो आइए, हवा और निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग सेम होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इतना ही वेग इसका हवा में भी होता है और प्रकाश में। लेकिन जब दोनों का तुलना करेंगे तो निर्वात का मतलब होता है जहां कुछ भी नहीं हो। हवा में तो धूल कण होगा, निर्वात में वो भी नहीं रहेगा। यानी अगर हवा और निर्वात का तुलना करेंगे तो हवा से ज्यादा निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, निर्वात में ज्यादा होगा कि पानी में ज्यादा होगा कि हवा में, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हवा में पानी की तुलना में ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग को c से लिखते हैं और c का मान 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक गिनिएगा तो यह 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। एक गिनने में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रकाश। तो निर्वात में सर्वाधिक होता है, उसके बाद हवा में होता है, पानी में, कांच में और सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में होता है।
तो निर्वात, हवा, पानी, कांच और हीरा, इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं दर्पण के बारे में। हम लोग आज जानने वाले हैं दर्पण के बारे में, क्योंकि जिस सतह से रिफ्लेक्शन होता है उसको दर्पण, मिरर कहते हैं। और दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, और एक को कहते हैं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसे के समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह समतल होता है इसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। हम लोग को मुख्यतः गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है, और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं उत्तल और एक को कहते हैं अवतल। उत्तल कॉन्वेक्स मिरर और अवतल कॉनकेव मिरर। उत्तल जिसका परावर्तक सतह उठा हो, यानी दर्पण में चेहरा देखने वाला भाग उठा हो, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और चेहरा देखने वाला भाग अगर धंसा हो तो हम लोग इसको अवतल दर्पण कहते हैं। चेहरा जिस तरफ देखते हैं अगर भाग उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण कहेंगे। चेहरा देखने वाला भाग यदि धंसा हो तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहने का मतलब है कि यह कभी ना कभी गोल रहा होगा, यानी यह भी कभी ना कभी गोल रहा होगा, तभी तो इसका ये टूटा हुआ भाग है। यह भी कभी ना कभी गोल रहा होगा, यह भी इसका टूटा हुआ भाग है। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किस दर्पण का एक उदाहरण है, तो गोलीय दर्पण। आइए हम लोग जानते हैं। अच्छा बताइएगा ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है? तो ध्यान दीजिए, अब चेहरा किधर देख रहे हैं, उठा तरफ कि धंसा तरफ? तो अगर उठा तरफ देखेंगे तो उठल यानी उत्तल दर्पण होता है। तो चेहरा उठा तरफ देख रहे हैं तो उत्तल। अच्छा ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? पिक्चर पर ध्यान दीजिए, कैसे भी बना दें, ध्यान दीजिए कि हम चेहरा किधर देखेंगे। इधर रंग दिए हैं तो इधर चेहरा देखेंगे नहीं, यानी जिधर नहीं रंगे हैं तो धंसा हुआ तरफ चेहरा देख रहे हैं तो अवतल दर्पण। अच्छा ये कौन दर्पण होगा, और ये कौन दर्पण हो जाएगा? पहला नंबर, दूसरा नंबर। तो इसको कहते हैं उत्तल, क्योंकि चेहरा देख रहे हैं उठा भाग के तरफ। इसमें भी चेहरा देख रहे हैं उठा भाग की तरफ, तो यह भी उत्तल होगा। अगर हम इसमें ऊपर कलई कर दें तो चेहरा देखेंगे धंसा हुआ भाग की तरफ, तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। आइए दर्पण का कुछ परिभाषा हम लोग आज देखते हैं, किसको किसको दर्पण कहते हैं। चलिए कोई दर्पण ले लेते हैं। कौन दर्पण है? तो यह है हमारा अवतल दर्पण। कभी न कभी यह दर्पण गोल रहा होगा, और जब यह गोल रहा होगा तो इसका कहीं ना कहीं पर एक सेंटर रहा होगा। ये दर्पण कभी ना कभी गोल रहा होगा और इसका एक सेंटर रहा होगा। तो यही दर्पण का जो केंद्र होता है इसको वक्रता केंद्र, क्योंकि इस भाग को गोल नहीं वक्र कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भाग को वक्र कहते हैं, इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। हम दो बार बोलेंगे परिभाषा। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे सी से चिह्नित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कभी ना कभी तो गोल रहा होगा, तभी तो आज वक्र है। अच्छे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को
गोलीय दर्पण नहीं, परावर्तक, गोलीय परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को या दर्पण के मध्य बिंदु को, ये दर्पण है और इसका मध्य बिंदु है, ये दर्पण का सेंटर है, इसको ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P से लिखते हैं। तो दर्पण या परावर्तक सतह के, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P से लिखते हैं। ध्रुव और केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहिए, या इसी का नाम है मुख अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख अक्ष, इसको एक्स वाई से लिखते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से लिखते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसे फोकस कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह फोकस कहलाता है और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी छोटा f कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर भी कहते हैं। फोकस दूरी या फोकसांतर, फोकस दूरी या फोकसांतर, फोकस दूरी या फोकसांतर, इसको छोटा f से लिखते हैं। अगला है ध्रुव से केंद्र की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो या तो वक्र भाग है, इसलिए ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से यहां की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यहां से यहां की दूरी को वक्रता फोकस दूरी कहते हैं। 3 बार सुनिएगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं और प्रधान अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकराती है या काटती है उसे फोकस कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं, इसको P से F भी लिख सकते हैं, PF। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं। तो आप लोग लिखिए दर्पण, एक तरफ बनाइए गोलीय दर्पण और एक तरफ बनाइए समतल दर्पण। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण पिक्चर बनाइए, फिर हम सभी का परिभाषा लिखाते हैं। देखिए इसका परिभाषा याद हो जाएगा। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का बना होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं और जिसका परावर्तक सतह प्लेन या समतल होता है इसे समतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहता है कि वैसा जिसका परावर्तक सतह उठा होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं और जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस पिक्चर को बनाइए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। इस पिक्चर को बना लीजिए और नीचे लिख लीजिएगा परावर्तक सतह उठा हुआ। इसके नीचे लिखेगा परावर्तक सतह उठा हुआ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उठा हुआ, परावर्तक सतह उठा हुआ होता है या उठा हुआ हो। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, परावर्तक सतह धंसा होता है, धंसा होता है। उत्तल में उठल होता है, अवतल में धंसा। कॉन्वेक्स, कॉनकेव। गोलीय को स्फेरिकल मिरर कहते हैं, समतल को प्लेन मिरर, दर्पण को मिरर कहते हैं।
इसको पिक्चर को बना के लिखिए, हेडिंग दीजिए गोलीय दर्पण का परिभाषा। गोलीय दर्पण का परिभाषा, गोलीय दर्पण का परिभाषा, गोलीय दर्पण में परिभाषा, गोलीय दर्पण में परिभाषा कर दीजिए, गोलीय दर्पण में परिभाषा, गोलीय दर्पण में परिभाषा। पहला नंबर लिखिए वक्रता केंद्र सी, लिख के डैश दीजिए। पहला नंबर वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी, वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी लिखिए। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग ब्रैकेट में पहले सी लिख दिए हैं। अगला नंबर लिखिएगा ध्रुव, दूसरा नंबर वक्रता, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला नंबर लिखिए ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को, ध्रुव में ब्रैकेट में पी लिखिएगा, पोल, ध्रुव के मध्य बिंदु को, ध्रुव के मध्य बिंदु को, ध्रुव के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दोनों लिख सकते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तीसरा नंबर लिखिएगा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष एक्स वाई, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष एक्स वाई, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष एक्स वाई लिखिएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष कहते हैं। चौथा नंबर लिखिए फोकस, बड़का एफ, फोकस बड़ा एफ, फोकस बड़ा एफ लिखिए। मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकराता है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकराता है उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। पचमा फोकस दूरी या फोकसांतर छोटा एफ, फोकस दूरी या फोकसांतर छोटा एफ, फोकस दूरी या फोकसांतर छोटा एफ लिखिएगा। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। और लास्ट नंबर लिखिएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या छोटा आर, वक्रता त्रिज्या छोटा आर लिखिएगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को,
ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और याद रखिएगा जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के नीचे लिखिएगा। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस यानी जो r होता है वो 2f के बराबर होता है। अगर हम इसको इधर भेज देते हैं f को तो हो जाएगा r/2 बराबर f, और f बराबर r/2 भी बोल सकते हैं। तो नीचे लिखिएगा फोकस से वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। हम लोग इस फॉर्मूला को सिद्ध करके जानेंगे कैसे होता है। केवल पॉइंट जान लीजिए कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा। r बराबर 2f लिखिए या f बराबर r/2 लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए नहीं, बाय।